भारत में लगभग 80 करोड़ लोगों के पास एंड्रॉयड फोन, कैमरा वाला फोन है। किसी के पास एक है, दो है, किसी के घर में 10-10 है। जो लगभग 1 लाख का महीना कमाता हो, 4 लाख 5 लाख का महीना कमाता हो, उसके पास भी है। जो लगभग 5,000-6,000 का महीना कमाता है, उसके पास भी एंड्रॉयड फोन है। और एंड्रॉयड फोन के अलावा उनके पास सोशल मीडिया पे अकाउंट भी है। उनमें लगभग 80% लोगों का, 50-80 करोड़ लोगों में लगभग 80% लोगों का सोशल मीडिया पे अकाउंट भी है, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। इनमें से बहुत से लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे रील के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपना वीडियो शेयर करते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं। आजकल का ये युग ही ऐसा चल रहा है। शायद इसी सोशल मीडिया अकाउंट के चलते दिल्ली से सटे गुड़गांव, वहां गुड़गांव पे एक मर्डर हो जाता है, एक लड़की का मर्डर हो जाता है और शायद उसके पिता ही तरातर 5 गोलियां चलाते हैं उस पे और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। 5 गोलियां चलाने पर उस पर 3 गोली लगती है, जिसमें से 2 गोली उसके कमर पर और 1 गोली उसके गर्दन पे जाकर लगती है। वो एक टेनिस खिलाड़ी होती है, जिसकी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती है, बहुत सारे मेडल जीत के लेके आती है। लेकिन बड़े ही ताज्जुब की बात है कि उसका सोशल मीडिया पे एक भी अकाउंट नहीं होता है। ना ही वो फेसबुक पे होती है, ना ही वो इंस्टाग्राम पे होती है, ना ही वो ट्विटर पे होती है। एक बात ये भी है कि उसने 1 साल पहले एक एल्बम शूट किया था, एक वीडियो शूट किया था। मीडिया की माने तो कहीं न कहीं इस मर्डर का वजह ये रील, ये एल्बम शूट ही हो सकता है। आखिरकार उस लड़की को, जो एक उभरती हुई स्टार थी, वो टेनिस की उभरती हुई स्टार थी, वो बहुत सारे मेडल जीत के लाई थी, वो एक बहुत बड़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी बन सकती थी। आखिरकार उसका कत्ल क्यों हुआ? क्यों उसके बाप ने उस पे गोलियां बरसाई? इसका क्या कारण रहा होगा? नमस्कार, प्रणाम। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है दिल्ली से सटे, हरियाणा एक राज्य है, उसमें एक जगह लगता है गुड़गांव, गुड़गांव भी उसको कहा जाता है। वहाँ का एक सेक्टर 57 एक जगह है, वहाँ सुशांत लोक सेकंड करके एक जगह है। वहीं पे एक बिल्डिंग है 156। उसी मकान के पहली मंजिल यानी फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं दीपक यादव। दीपक यादव उनके फैमिली के साथ, उनकी फैमिली में होती है दीपक यादव, उनकी पत्नी होती है मंजू यादव, उनका एक बेटा होता है जिनका नाम होता है धीरज यादव, और उनकी एक बेटी होती है जिनका नाम राधिका यादव। उसी फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, उसी फ्लोर के ग्राउंड फ्लोर पे उनके सगे छोटे भाई कुलदीप यादव की उनकी पत्नी होती है सीमा यादव। उसके बाद उनका एक बेटा होता है पीयूष यादव और साथ में उनकी एक बेटी होती है अनमोल यादव, जो कि पूरी फैमिली नीचे रहते हैं। घटना 10 जुलाई की है। 10 जुलाई सुबह के लगभग 10:30 बजे एक के बाद एक लगातार कई धमाके होते हैं और जैसे जैसे धमाके हो रहे थे, कुलदीप यादव और उनकी फैमिली शॉक में पड़ जाते हैं कि क्या हुआ। उनको लगता है कि उनके ऊपर वाले फ्लोर पर या उनके भाई के फ्लोर पे कुछ आवाजें आ रही है, कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही है। वो अपने पत्नी और अपने बेटे से कहते भी हैं कि कुछ ऊपर चल के देखा या कुछ अलग ही तरह की आवाजें आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कुकर फट गया और बहुत से टेंशन की आवाजें टाइप की होती है, उस टाइप का होता है। ये लोग भाग के जाते हैं, कुलदीप यादव, उसकी फैमिली ऊपर ये सब भाग के जाते हैं और वहां जाते ही दौड़ दौड़ के हल्ला करते हैं, क्या हुआ, अपने भाई लोग को बुलाते हैं, क्या हुआ। दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजे के जैसे ही अंदर जाके देखते हैं तो उनका जो भाई, बड़ा भाई धीरज यादव, वो चुपचाप एक सोफे पे बैठा हुआ था और शांत था, बदहवास था, कुछ नहीं बोल रहा था वो। पास में ही उनकी पत्नी बैठी होती है मंजू यादव, यानी उनकी कुलदीप यादव की भाभी जो होती है, वो भी बैठी होती है। वो भी चुपचाप बैठी, बदहवास बैठी हुई होती है, चेहरे पे बाल बिखरा हुआ था, चुपचाप बैठी, तो कुछ नहीं बोल रही होती है। तब वो, जो उनको लगता है कि जो कुकर फटी होगी सब किचन से फटी होगी, तो जो वो किचन में जाके देखते हैं तो वो देख के दंग रह जाते हैं। दरअसल उनकी भतीजी जो राधिका यादव होती है, वो जमीन पे पड़ी होती है, खून से लटपट होती है। अब और वो कुकर जो होता है वहां पर ज्यों का त्यों होता है। फिर अपनी भतीजी को जाके ऐसे हिलाते हैं तो उसके खून से, शरीर से जो खून निकल रहा था, वो दौड़ के अपने भाई के फिर पास आता है और भाई से पूछता है कि क्या हुआ। उसका भाई कुछ नहीं बोलता। वो अपनी भाभी से पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर अचानक से ड्राइंग रूम में वो नजर इधर घुमाते हैं तो अचानक से ड्राइंग रूम में देखते हैं कि एक बंदूक जो है, जो उनके बड़े भाई की बंदूक हुआ करती थी, वो बंदूक नीचे पड़ी हुई है। उनके दिमाग में तब चलने लगता है कुछ बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। शायद वो जो आवाज था वो कुकर फटने का आवाज नहीं था, इससे गोलियां चली थी। आखिर गोलियां चलाई किसने और ऐसा क्यों हुआ कि गोलियां चली, क्या कारण था? वो फटाक से पहले उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे। वो झट से जाता है, अपनी भतीजी का नब्ज टटोलता है। नब्ज टटोलने के बाद उसको लगता है कि शायद ये जिंदा है कि नहीं, वो कुछ समझ नहीं पाता, उसको बहुत टेंशन हो जाती है। वो अपने बेटे को तुरंत बोलता है कि जल्दी से गाड़ी निकालो। अपनी पत्नी को बोलता है जल्दी से रास्ता क्लियर कर, उसको उठा के डाल रखते हैं। फटाफट उसको उठा के
गाड़ी में डालते हैं और वहां के पास के ही एक हॉस्पिटल से सेक्टर 56 में ही एक हॉस्पिटल लगता है। उस हॉस्पिटल का नाम होता है एशिया मैरिंगो हॉस्पिटल। ये लोग वहां पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद डॉक्टर को पूरी बात बताते हैं। डॉक्टर भी तुरंत कार्रवाई में लग जाता है। डॉक्टर लेकिन जैसे ही उसके नब्ज को टटोलता है और उसके सीने पे वो जो लगाता है, वो मशीन लगाता है, मशीन लगाने के बाद कहता है कि नहीं, ये जिंदा नहीं है, ये मर चुकी है। आपने इसे लाने में देरी कर दी, अगर थोड़े समय पहले अगर लेके आते तो शायद ये बच जाती। जब डॉक्टर अपना इलाज स्टार्ट करते हैं तो वो उसी समय पुलिस को फोन कर देते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फोन जो है लगभग 1:30 बजे किया गया था। जैसे ही फोन वहां पहुंचता है, वहां के एसओ विनोद कुमार मौके पर पहुंचते हैं लगभग 1:30 बजे के आसपास में। मौके पर पहुंच के डॉक्टर से जब मिलते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि एक लड़की है जिसको 3 गोली लगी है, 2 गोली कमर पे और 1 गोली गर्दन पे लगी है और उसका हेवी ब्लीडिंग से गोली लगने के कारण इसकी मौत हुई है। डॉक्टर फिर अपने जांच पड़ताल में मतलब फिर पूछताछ करते हैं, उस लड़की के बारे में पता लगाते हैं। जब उस लड़की के बारे में पता लगाते हैं तो पता चलता है इस लड़की का नाम राधिका यादव है, जो कि 25 साल की है और ये एक टेनिस की उभरती हुई खिलाड़ी है। लगभग 50 से ज्यादा प्रतियोगिताओं में इसने राधिका यादव ने भाग लिया है और लगभग 20 से ज्यादा गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। बहुत सारे इनके पास अवार्ड हैं, जैसे कि अखिल भारतीय टेनिस संघ में 75वीं रैंक लेके आए थे। महिला युगल में इन्होंने 53वीं रैंक 53 रैंक लेके आई थी। एकल में उसकी 35वीं रैंक हासिल की थी। पिछले साल नवंबर के महीने में इसने महिला युगल में 113वीं रैंक लाई थी और ना जाने कितने इन्होंने अवार्ड जीते थे। पुलिस राधिका यादव के बारे में और भी बातें जुटाने की कोशिश करती है और धीरे धीरे बात आने भी लगती है। जब पुलिस को पता चलता है कि राधिका यादव को 3 महीने पहले उसके कंधे पर ज्यादा चोट लगने से, टेनिस खेलते खेलते जब कंधे पर चोट लग जाती है तो वो टेनिस नहीं खेल पाती। डॉक्टर कहते हैं कि अभी खेलना उचित नहीं है, शायद समय लग सकता है या फिर नहीं भी खेल सकती है। वो राधिका यादव काफी टेंशन में आ जाती है इस बात को लेकर। जब टेनिस उसका शुरू से ही खेल रही थी, टेनिस के प्रति उसका लगाव था, टेनिस के प्रति उसका प्यार था। जब इस बात से उसको पता चलता है कि शायद वो टेनिस नहीं खेल पाएगी तो वो टेंशन में हो जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इसी फील्ड में। वो अपने पिता से बात करती है, अपने पिता यानी दीपक यादव से बात करती है। दीपक यादव उसको कहते हैं कि तुम घबराने की बात नहीं है, क्या करना चाहती हो? तब वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक टेनिस एकेडमी खोलूं और यहाँ पे ही आसपास के बच्चों को टेनिस सिखाऊं। हो सकता है कि यहीं के बच्चे आगे चल के टेनिस में बड़ा नाम करें और हमारा भी नाम हो। उसके पिता कहते हैं आइडिया तो बहुत अच्छा है। अपने बेटी के सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बताओ क्या कितने की जरूरत होगी। वो एक रकम बताती है। उसके पिता भी उस रकम को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख नहीं, वो रकम लगभग 2 करोड़ की रकम होती है। और उसको पिता उसको देते हैं 2 करोड़ रकम और 2 करोड़ में उसकी एकेडमी खुलवाते हैं। वहां पे बच्चे धीरे धीरे आने लगते हैं, सीखते हैं बच्चे और उस लड़की का नाम होने लगता है। वो अच्छे खासे वहां के स्टार बनने लगती है धीरे धीरे करके। कम से कम ना खेल पाए लेकिन वो अपना जो उसके अंदर नॉलेज रहता है टेनिस खेलने का, वो अपने पूरे बच्चों पे छाप छोड़ के उसको सिखाती है। पुलिस जो है उसके चाचा कुलदीप यादव से सवाल पूछती है कि आपने क्या क्या देखा और क्या क्या बताइए जरा डिटेल में। वो कहता है कि कुलदीप यादव कहता है कि हम लोग नीचे के फ्लोर पे रहते हैं और हमारे बड़े भैया दीपक यादव उनकी फैमिली ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं। सुबह लगभग 10:30 बजे का समय था। मुझे लगा कि खाना वाना कहीं बन रहा है और हम लोग ना बातचीत कर रहे थे। अचानक से धराधर 3-4 आवाज आती है जो कि बहुत ही काफी भयानक आवाज होती है। ऐसा लग रहा था मानिए कि कुकर फट गया हो और ये आवाज कहीं और से नहीं, मेरे भैया के फ्लोर से, ऊपर वाले फ्लोर से आ रही थी। हम लोग दौड़ के जाके वहां देखते हैं तो देखता हूँ कि मेरे भैया एक जगह आराम से बैठे हुए हैं सोफे पे, एकदम बदहवास हालत में। वो कुछ न बोल रहे हैं, न गुमसुम से बैठे हुए हैं। बगल में ही आसपास में ही हमारी भाभी भी बैठी हुई है। मुझे जाके टेंशन होने लगती है। मैं जब घर जाके देखता हूँ तो मेरी भतीजी किचन में ऐसे पड़ी हुई थी। शायद लग रहा था कि इसे किसी ने बुरी तरह से मारा हो, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहां पे मुझे एक रिवॉल्वर नजर आता है जो कि मेरे बड़े भाई साहब का था, जो लाइसेंसी रिवॉल्वर उन्होंने 2004 में लाइसेंस के तौर पर लाइसेंस बना के लिया था। पुलिस अब अपनी टीम को बढ़ाती है और टीम को लेके सेक्टर 57 मकान नंबर 156 मौके पर जाके वहाँ पहुँचती है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसका जो पिता दीपक यादव है ज्यों का त्यों बैठा हुआ है। उसकी माँ भी एक साइड में ज्यों की त्यों बैठी हुई है, जैसा वो छोड़ के गए हुए थे। वहाँ पहुँच के पुलिस दीपक यादव के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। दीपक यादव के बारे में पता चलता है कि वो काफ़ी बड़े बिल्डर हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। वो बिल्डिंग बना के किराए पर लगाते हैं, बिल्डिंग बना के बेचते हैं। उनके पास पैसों की कमी नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक एकेडमी खोला था जिसमें उन्होंने लगभग 2 करोड़ रुपये दिए थे। उनके पास एक
कार का पार्ट बनाने का, कार का दीपक कार पार्ट्स के नाम से एक दुकान भी है वहाँ पे, जिसको उनका बेटा धीरज यादव चलाता है। पैसे की कमी उनके पास बिल्कुल नहीं है। पुलिस जब उनकी माँ मंजू यादव से पूछताछ करती है तो वो कहती है कि वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थी, वो कहीं और गई हुई थी, जबकि इससे पहले उससे चाचा रिपोर्ट में कह चुके होते हैं कि उनकी माँ भी वहीं मौजूद होती। इन दोनों का बात मैच नहीं कर रहा था। क्या छुपाना चाह रही थी मंजू यादव? वो जरूर कुछ छुपाना चाह रही थी, वो जरूर किसी को बचाना चाह रही थी, या जरूर कुछ कहना चाह रही थी। क्या रीजन था? जब पुलिस इनको पकड़ के लेके जाती है, दीपक यादव को पकड़ के लेके जाती है वहाँ थाने में, सीधा वहाँ उनसे पूछताछ करती है, तब दीपक यादव का जवाब आता है कि सेक्टर 57 में ही बजीराबाद करके कोई जगह है, उस जगह पे वो डेली दूध लाने जाते हैं। वहाँ के लोग, गांव के समाज लोग उन पे ताना मारते हैं, तुम बेटी का कमाई खाने वाले हो गए हो, बेटी का कमाई खाने वाले हो। मैं अपनी बेटी को बार बार समझाता था, वो बात नहीं समझती थी। फिर उस दिन भी उसको मैंने यही चीज़ समझाया। सुबह 10:30 बजे से ये घटना हुई से पहले मैं उसको समझा रहा था, वो मेरा बात नहीं समझ रही थी, मेरे बात को टाले जा रही थी। इसलिए मैंने जाके अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर जो 2004 में मुझे लाइसेंस के द्वारा मिला हुआ था, उससे मैंने जाके उसको गोली मार दी। क्या सच में ये बात रही होगी? एक बात और भी है, पुलिस वहाँ 1:30 बजे पहुँचती है और ये घटना 10:30 बजे। सेक्टर 57 में ही वो हॉस्पिटल है और सेक्टर 57 में ही से घर है, तो उतना समय कैसे लग गया वहाँ पहुँचने में? या फिर वो देरी से पहुँचे, पहले मर चुकी थी घर पे, देरी से पहुँचे, या वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने डॉक्टर से कहा होगा कि डॉक्टर साहब अभी पुलिस को खबर मत कीजिए, तो पुलिस ने, डॉक्टर ने भी अपनी लापरवाही दिखाई होगी। खैर, इसका रीज़न तो अभी हम लोग को पता नहीं है, ये आगे देखा जाएगा। और एक चीज़ और होता है, क्या लड़की के सोशल मीडिया के अकाउंट से छेड़छाड़ किया गया था इन 3 घंटों में? उसका अकाउंट डिलीट किया गया था। पुलिस जब अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है तो कुछ चैट जो है रिकवर होके आते हैं, कुछ चैट पता चलते हैं जो सोशल मीडिया पे था, जो अभी मीडिया रिपोर्ट की माने तो वो वायरल हो रहा है। उस चैट में ये राधिका यादव जो हैं 3 साल पहले, 2021 4 साल पहले अपने कोच से बात चैटिंग करती है कि वो कहती है कि मुझे यहाँ मन नहीं लगता, यहाँ पे मैं खेलने में असमर्थ हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ से चाइना भागना चाहती हूँ, मैं चाइना में रह के खेलना चाहती हूँ। लेकिन चाइना का खाना वहाँ पे अच्छा नहीं मिलता, वहाँ के लोग अजीब अजीब तरह के खाना खाते हैं, इसलिए वो चाइना को पसंद तो करती है, लेकिन वहाँ के खाने को पसंद नहीं करती, इसलिए वो चाइना नहीं जाती है। फिर कहते हैं कि मैं दुबई जाना चाहता हूँ। इस तरह की चैटिंग जो है रिकवर होके आती है। क्या ये रीजन था? पुलिस जब अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है तो उसको पता चलता है कि 1 साल पहले उसने वहीं पे एक एल्बम शूट किया था। एल्बम का एक कलाकार होता है, उसका नाम इमामुल हक होता है, उसके साथ एक रोमांटिक वीडियो शूट किया था जो सोशल मीडिया पे आजकल तेजी से वायरल हो सकता है। इस फोटो में आप हो रहा है, इस फोटो में आप देख सकते हैं। क्या ये वीडियो भी इसकी वजह हो सकती है? कहा जाता है कि इस वीडियो को हटाने के लिए इसके पिताजी बार बार बोल रहे थे, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो चुका था कि ये वीडियो हट नहीं रहा था। लोग शायद इस बात को लेके उसको तानाकसी कर रहे हैं। जब पुलिस और मीडिया जो है उनसे संपर्क करना चाहती है, ये इमामुल हक से संपर्क करना चाहती है, तो वो बात नहीं कर पाता है। उसके मैनेजर, एक कल्पना करके एक मैनेजर होती है, उनसे बात करने पे ये भी पता चलता है कि वो एक कलाकार थी, ये भी एक कलाकार है। इसके डायरेक्टर थे, डायरेक्टर ईशान अहमद ने 2 अलग अलग लोगों को चुना था, अलग अलग जगह से लोगों को चुना था, इसलिए उनका पहले से उन दोनों को कोई संबंध नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था। कुछ देर बाद खुद इमामुल से संपर्क किया जाता है। इमामुल बताता है कि राधिका यादव वो बहुत सूट पे बहुत कम बोला करती थी, हम लोगों की ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ करती थी, हम लोग जो है एक फ्रेंड की तरह, एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह थे। और एक बात वो और भी बताता है कि इस एल्बम में काम का कारवां एल्बम में काम करने के लिए उसके पिता ने इजाज़त दी थी। वो अपने पिता से पूछी थी, तब उसके पिता ने इजाज़त दी थी। ये बात कहाँ तक सच है, ये इसका बात है, ये इमामुल का बात है, ये बात कहाँ तक सच है? जब पुलिस अपना जांच पड़ताल करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, तब जाके पता चलेगा। में एक पिता ने अपनी बेटी को इसलिए गोली मार दिया कि गांव के लोग उसे ताना दे रहे थे, गांव के लोग उसे ये कह रहे थे कि तुम अपनी बेटी का कमाई खाते हो। अगर ऐसा होता तो वो बंदा लगभग 2 करोड़ रुपए दे के, पैसे दे के एकेडमी क्यों खुलवाता? उतना पैसा खर्चा करके अपनी बेटी के लिए पूरे सपने क्यों संजोता? वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, अपनी बेटी को बहुत चाहता था वो। इसका रीजन सिर्फ ये नहीं हो सकता, इसका रीजन कुछ और है। हो सकता है कि ऐसा रीजन हो कि उसकी इज्जत पे आन पड़े। जो तीसरा एंगल हम लोगों ने देखा, हो सकता है कि वो रीजन हो। खैर, पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, उसके जांच पड़ताल में लगी हुई है। पिता को फिलहाल पुलिस पकड़ कर ले गई है। आज की जो कहानी है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस सतर्क रहना है, सचेत रहना है।
समाज में हो रहे हैं बुराइयों को देखते हुए समाज में हो रहे उस चीज़ों से दूर रहना है, सतर्क रहना है, अपना बचाव करना है। नमस्कार, प्रणाम। अगर ये हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो, ये रियल घटना है, हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।